हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 1 दिसंबर और आज के इस सेशन में 1 दिसंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर कहाँ बनाया गया है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। हॉर्नबिल फेस्टिवल का 23वां संस्करण 1 दिसंबर से कहाँ शुरू होगा? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये नागालैंड में मनाते हैं। कहाँ पर? नागालैंड में। और आज यानी कि 1 दिसंबर से इस फेस्टिवल की शुरुआत होने जा रही है नागालैंड में। और इस बार जो इसका संस्करण होगा वो 23वां संस्करण होगा, याद रखेंगे आप सभी। फ्रेंड, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना, इसका जो नाम है हॉर्नबिल चिड़िया के नाम पर रखा गया है, जो कि नागालैंड में काफी पवित्र मानी जाती है। फ्रेंड्स, हॉर्नबिल चिड़िया को भारत में धनेश के नाम से भी जानते हैं, ये पॉइंट आप सभी याद रखेंगे। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है इसकी जो आयोजन की शुरुआत हुई थी वो 2000 में नागालैंड सरकार के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, इस उत्सव का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो नागा जनजातियों को आपस में एक दूसरे से परिचित कराना, वह देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति से रूबरू कराना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। फ्रेंड्स, इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। हैरत फेस्टिवल और ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये दोनों ही जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। काला नमक चावल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो इसे यूपी में मनाते हैं। फ्रेंड्स, कहाँ पर? तो याद रखेंगे यूपी में बड़े ही धूमधाम से काला नमक चावल फेस्टिवल मनाया जाता है। किस राज्य ने नए साल का त्योहार पोइला बोईसाख मनाया है? तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रमुख फेस्टिवल है? तो जल्लीकट्टू कहाँ पर मनाते हैं? तमिलनाडु में। कार्निवल किस राज्य का प्रमुख फेस्टिवल है? तो फ्रेंड्स, इसे गोवा में मनाते हैं। कहाँ पर? तो याद रखेंगे गोवा में इसे मनाया जाता है। अब आप कमेंट्स में बताएंगे कि बोनालू उत्सव और बथुकम्मा जो उत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर होता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं नागालैंड के बारे में। तो जैसा कि आप सभी मैप में देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये है नागालैंड। अब नागालैंड के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि नागालैंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो म्यांमार के साथ लगती है। नागा पहाड़ियाँ आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? तो नागालैंड में देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स, भारत को आज़ादी मिलने के बाद 1957 में नागालैंड पहले केंद्र शासित प्रदेश बना, फिर बाद में 1 दिसंबर 1963 को इसे 16वें राज्य के तौर पर गठित किया गया था। नागालैंड की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो सरमती के नाम से इसे जाना जाता है। और साथ ही याद रखेंगे कि नागालैंड और म्यांमार को एक प्राकृतिक सीमा रेखा के रूप में अलग करती है सरमती पहाड़ी, जो कि नागालैंड में पाई जाती है। नागालैंड की प्रमुख जनजातियां कौन सी है? तो आगामी जनजाति आपको यहाँ देखने को मिलेगी आओ, चाकेसांग, चांग और कुकी जनजाति यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है। आगे डिस्कस करेंगे इंतानकी नेशनल पार्क, सिंगफन वन्यजीव अभयारण्य और फकीम वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पर है? नागालैंड में है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। राजकीय भाषा यहाँ की अंग्रेजी है। वर्तमान में यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो नेफ्यू रियो जी हैं, जबकि गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी हैं। तो फ्रेंड्स, ये नागालैंड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में आप सभी को याद रखना है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहाँ से आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रोज़ रात को 10 बजे स्टैटिक जीके की क्लास होती है, लाइव क्लास रहती है, जिसमें आपको स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। तो इस सेशन को भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल डिस्कस करेंगे कि किस देश के स्टेफनी
किस देश की स्टेफनी फ्रापाट पुरुषों के विश्व कप में पहली महिला रेफरी होंगी? तो फ्रेंड्स ये फ्रांस की हैं। कहाँ की हैं? तो याद रखेंगे ये फ्रांस की हैं। और इसकी जो घोषणा है वो फीफा के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? फीफा के द्वारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पुरुष फीफा है इस समय कहाँ पर आयोजित हो रहा है? कतर पे। तो फ्रेंड्स 2 दिसंबर यानी कि कल 2022 को ग्रुप ई में जर्मनी और कोस्टा रिका के बीच खेले जाने वाले मैच की ये रेफरी होंगे। फ्रेंड्स कतर में हो रहा है आयोजन, ये पॉइंट आप सभी याद रखेंगे। इनके अलावा रवांडा की सलीमा दूसरी हैं और जापान की योशिमा तीसरे नंबर पर है। ठीक है, रेफरी में 3 महिलाओं को चुना गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में महिलाओं के बारे में। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इनका नाम याद रखेंगे, मेहर मूसा इनका नाम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला कौन है? डायना। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला भारत में भी और विश्व में भी, तो याद रखेंगे इनका नाम है आरती साहा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? कमलजीत संधू। ओलंपिक खेलों के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? तो याद रखेंगे पीटी ऊषा हैं। और फ्रेंड्स कमेंट्स करके बताएंगे कि पीटी ऊषा को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी का नाम है कन्नम मल्लेश्वरी और इनका संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से ये संबंधित है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं मेरी लीला रो। इन्होंने भाग कब लिया था? 1952 में। टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला बनी है मिताली राज और इनका संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है फ्रेंड्स, है ना। अगला सवाल देखते हैं कि 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो फ्रेंड 14 दिसंबर 2022 को महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र में। और अनावरण कौन करेगा? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा किया जाएगा फ्रेंड्स, है ना। याद रखेंगे आप सभी। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 193 है। आगे डिस्कस करेंगे टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है दीपा मलिक को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब आप कमेंट्स करके बताइए कि डायमंड लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? इनका नाम आप सभी कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा भारत ने लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक, है ना फ्रेंड्स। और दीपा मलिक की अगर बात की जाए तो भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता हैं और साथ ही में याद रखेंगे कि भारत की पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष भी हैं। अगला सवाल है कि भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण, जिसे हम FSSAI के नाम से भी जानते हैं, किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी मिली है? तो फ्रेंड्स भारतीय खाद्य एवं मानक प्राधिकरण ने किसे दी है? हिमालय याक, जिसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से संबंधित। तो FSSAI ने याक को खाद्य पशु के तौर पर मंजूरी दे दी है फ्रेंड्स। इससे क्या होगा कि गोवंशीय जानवरों की आबादी में गिरावट पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, ये कहा गया है अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि फूड एनिमल क्या होते हैं। तो फूड एनिमल वे होते हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के बारे में। तो फ्रेंड्स भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की जो स्थापना है वो 5 सितंबर 2008 में की गई थी। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। उसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो रीता तेवतिया हैं। अगला सवाल है कि खबरों में रही कोलकली कला का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स कोलकली जो कला है ये केरल राज्य में काफी प्रसिद्ध है। आइए डिस्कस करेंगे इस कला के बारे में।
तो कोलकली केरल स्कूल यूथ फेस्टिवल में एक लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसे एशिया में सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम माना जाता है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि एशिया में सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम किसे माना जाता है, तो कोलकली, जो कि कहाँ का फेस्टिवल है, केरल का। लगभग 200 वर्षों के इतिहास के साथ कोलकली केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रदर्शित की जाने वाली एक लोक कला है। फ्रेंड्स, ये क्या है, तो एक लोक कला है। तमिलनाडु में इस कला के रूप को कोलाटम तथा आंध्र प्रदेश में कोलामू के नाम से इसे जाना जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं भारत के कुछ प्रमुख मार्शल आर्ट के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कलियापट्टू कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो याद रखेंगे ये केरल का है। और साथ ही में याद रखना है कि भारत में सबसे पुराना ये मार्शल आर्ट है। सिलंबन कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। थांगटा और सरित सरक ये कहाँ का है, तो ये मणिपुर का है। गतका कहाँ का है फ्रेंड्स, तो गतका है पंजाब का। परिखंडा कहाँ का है, तो परिखंडा है बिहार का। अब आप कमेंट्स करके बताइए कि मलखंब किस राज्य का मार्शल आर्ट है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6, जिसे EOS-6 भी कहते हैं, इसे किसने लॉन्च किया है, तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। कमेंट्स में लिखिए कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है। आगे डिस्कस कर लेते हैं इसी सैटेलाइट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये एक महासागरीय अवलोकन उपग्रह है जो महासागरों के विभिन्न पहलुओं की निगरानी में सहायता करेगा। और इसे किसने लॉन्च किया है, तो याद रखना है इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो की स्थापना कब की गई थी, 15 अगस्त 1969 में। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है और इसरो के वर्तमान में प्रमुख कौन है, एस सोमनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी री-हब परियोजना का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो री-हब परियोजना है इसका जो उद्घाटन है वो उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ पर, उत्तराखंड में भी कहाँ पर, तो याद रखेंगे हल्द्वानी में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा हल्द्वानी कहाँ पर है, तो हल्द्वानी जो गांव है ये उत्तराखंड में आता है। फ्रेंड्स, आगे डिस्कस कर लेते हैं कि मानव बस्तियों पर जंगली हाथियों के हमलों को हतोत्साहित करने के लिए सरकार मधुमक्खियों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। फ्रेंड्स, ऐसी ही परियोजना का उद्घाटन असम, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में भी हो चुका है। आगे डिस्कस कर लेते हैं खादी ग्रामोद्योग आयोग के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना है वो 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो मनोज कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज मंत्रालय के ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट ने ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों का कौन सा पुरस्कार जीता है। तो ई पंचायत को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। और फ्रेंड्स, ये है जो पुरस्कार है ये कहाँ पर दिया गया है, तो आप सभी को ज्ञात होगा कि जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था और यहीं पर इस पुरस्कार को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने किस राज्य में सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया है। तो फ्रेंड्स, सेना की जो सुदर्शन चक्र कोर है ना, इसने ये जो अभ्यास है ये राजस्थान में किया है। कहाँ पर, तो याद रखेंगे राजस्थान में इस अभ्यास का आयोजन किया गया। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे फ्रेंड्स कि देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर ये कहाँ बनाया गया है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में से बनाया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो जो इसरो के प्रमुख हैं वर्तमान में एस सोमनाथ, इन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि इस लॉन्च पैड से अग्निकुल टीम द्वारा अग्नि रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा अग्नि बाण। याद रखेंगे आप सभी, अग्नि बाण को यहाँ से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। आगे डिस्कस करेंगे, कल की क्लास का कोई रिवीजन कर लेते हैं। खबरों में रहा दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ किस देश में है, तो ये है USA में, जिसमें हाल ही में हो गया था विस्फोट। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो फ्रेंड्स इनका नाम याद रखेंगे PT ऊषा।
सेंजो 15 अंतरिक्ष यान कौन लॉन्च करेगा? तो इसे लॉन्च किया जाएगा चाइना के द्वारा, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन में भेजे जाएंगे। किस देश ने पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीत लिया है? तो ये कनाडा ने जीता है, और किसे हराकर? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह खिताब जीत लिया है। WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो मंकी पॉक्स का अब नया नाम कर दिया गया है एम पॉक्स। 29 नवंबर 2022 को किस राज्य में थम्मदीपो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो ये रखी गई है त्रिपुरा में। खबरों में रहा नई चेतना अभियान का संबंध किससे है? लैंगिक हिंसा से है। निम्नलिखित में से कौन सा देश वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के लिए भारत को उर्वरकों का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो फ्रेंड्स, ये बन गया है रसिया। किस बैंक ने ग्राहकों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन आधारित बचत बैंक खाते खोलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। कोविड से बचाव के लिए नाक से दिए जाने वाले दुनिया के पहले टीके इनकोवैक को किस देश में बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी मिली है? तो भारत में मिली है। इसे बनाया किसने है? तो भारत बायोटेक ने बनाया है। टाटा कंज्यूमर प्रोजेक्ट द्वारा किस पैकेट पेयजल कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? बिसलरी का किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नवंबर 2022 में CDP द्वारा प्रकाशित 5वीं वार्षिक शहरों की रिपोर्ट में ए सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? मुंबई, महाराष्ट्र। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है TG सीताराम, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। जॉर्डन नदी कहाँ पर गिरती है? मृत सागर में। चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। चांदी का टंका और तांबे का जीतल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि कहलाती है? अधिवक्र। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किस पठार को कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। पोटवार पठार किस देश में है? तो ये पाकिस्तान में है। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। सारंग भारतीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया था? तो ये दक्षिण कोरिया में किया गया था। अगला सवाल है कि किस सरकार द्वारा अरीटा पट्टी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था? तो फ्रेंड्स, सदाबहार क्रांति शब्द का जो प्रयोग है वो MS स्वामीनाथन जी के द्वारा किया गया था। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित सोना क्रांति का संबंध है बांस के उत्पादन से, यानी कि सही आंसर था ऑप्शन डी। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 कहाँ होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार भारती के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगला सवाल है कि आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में स्थान पर आता है? 6वें स्थान पर, 5वें पर, 4थे पर या 7वें पर? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार परिसर में जंगरोधी धातुओं के संयोजन से बने लोहे के खंभों की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फ्रेंड, 6 माह का जो करंट अफेयर है जून 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक
ये करंट अफेयर आपका हो चुका है, जिसकी लिंक आप सभी को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 6 मंथ का जो करंट अफेयर है इसे आप सभी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।